Hi, this is Jyoti Deshwal and I welcome you all again back to my YouTube channel. I hope that you guys are doing really great. आज कुछ भी एजुकेशनल कंटेंट मैं आपके सामने नहीं लेकर आई हूँ, बट जो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, ये डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। अगर आप अच्छे से इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हो तो मेरे सामने ना एक आंसर शीट है एक बच्चे की जिसकी 70 में से 15 मार्क्स आए हैं। सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पोर्शन के ये मार्क्स हैं, ठीक है। एंड और अगर आप देख पा रहे हो बेटा 70 मार्क्स में से जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन का है उसमें से 15 मार्क्स लेकर आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने इतना ऑडिट पढ़ा है तो अगर आप लास्ट डे पे नहीं भी रिवाइज करके जाते हो या अगर आपने नहीं भी रिविजन्स करी तो भी इतने मार्क्स तो आपके आसानी से आ सकते हैं, ठीक है। इसकी आंसर शीट के अंदर दो मेजर इशू हैं जो मुझे लगे पर्सनली, और मुझे ऐसा भी लगता है कि यही दो मेजर इशू ज़्यादातर बच्चों के सामने आते हैं। यही रीज़न है ज़्यादातर बच्चों का कि अटेम्प्ट नहीं निकलता है या ऑडिट का पेपर नहीं निकलता है। ये मेरा ही बच्चा है फास्ट ट्रैक बैच का, और इसी वजह से मैंने इसका आंसर शीट चेक भी किया है। एंड वो मेजर इशू क्या है ये हम डिस्कस करेंगे, और कैसे आप उनके ऊपर काम कर सकते हो ये भी हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज अपने को पता है कि ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स ऑडिट के अंदर सिर्फ इसी रेंज के अंदर रहते 30 और 30, 31, 32, ये मैं कह रही हूँ आउट ऑफ 100। समझ पा रहे हो आप? इसके भी कुछ इतने ही मार्क्स थे, बट ये खाली 70 में से 15 मार्क्स इसके डिस्क्रिप्टिव पोर्शन के मार्क्स हैं। ओके, मैं 2-3 क्वेश्चन इसके दिखाऊंगी कि इससे गलती क्या हुई है। ज़्यादातर इसके आंसर में डिस्कस नहीं करूंगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा और हमारे पास उतना टाइम नहीं है, क्योंकि वो 2-3 क्वेश्चन देखकर ही अपने को समझ में आ जाएगा कि इसका मेजर इशू क्या है, और वही आपका इशू भी है। ओके, अच्छा, अगर मैं इसका पहला क्वेश्चन देखती हूँ, इसने जो पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है वो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए है, एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम एसे नंबर 250। तो जब भी अपने सामने ना क्वेश्चन पेपर आता है ऑडिट का, तो अपने को सबसे पहले आंसर लिखने से पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कंसेप्ट यहाँ पे कौन सा एप्लीकेबल होगा। सो इसने कंसेप्ट बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया कि ऐसे नंबर 250 का क्वेश्चन है। उसको ये भी समझ में आ रहा है कि जो ऑडिट प्रोसीजर के पॉइंट मुझे यहाँ पे लिखने हैं दोज आर रिलेटेड टू अदर लॉ एंड रेगुलेशन, है ना। बट जिस तरीके से इसने आंसर लिखना शुरू किया उसकी वजह से इसको मार्क्स नहीं मिले, मतलब एक आधा नंबर उसको मिला है खाली। सो यहाँ पे मेजर इशू क्या है, मैं भी आपको इसकी वर्डिंग भी पढ़ के दिखाऊंगी। मेजर इशू क्या है कि उसको लिखना नहीं आ रहा है, कि मैं आंसर जिस तरीके से वो प्रेजेंट कर रही है वो समझ में नहीं आ रहा है, वो खुद ही कंफ्यूज हो रही है अपने आंसर के अंदर, जिसकी वजह से शी इज नॉट गेटिंग द मार्क्स। पॉइंट लिखने की स्टार्टिंग कर रही है बट पॉइंट कंप्लीट नहीं लिख रही है। ओके, मैं बताती हूँ कि बेसिकली उसने कैसे आंसर लिखा है। देखो, जैसे कि उसने स्टार्टिंग कैसे करी है बच्चे ने, एज पर ऐसे नंबर 250, ठीक है। आपने स्टैंडर्ड का नंबर लिखा, स्टैंडर्ड का नाम लिखा, कंसिडरेशन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन, इतना तो अपना बेसिक रहता है। उसके बाद उसने लिखा ऑडिटर इज हैविंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलो, ये अपनी एग्जैक्ट लैंग्वेज तो हम ऐसे नहीं लिखते, बट फिर भी एक्सेप्टेबल है कि आप कुछ कहना चाह रहे हो कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है लॉ एंड रेगुलेशन को लेकर। ओके, फिर आगे जो उसने लिखा वो लिखा दैट डू नॉट हैव मटीरियल अफेक्ट। पहली बात तो ये समझ में नहीं आ रहा है लिखा क्या हुआ है, ठीक है। सो वो कहना चाह रही है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड रेगुलेशन को लेकर जिसका मटीरियल इफेक्ट नहीं आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। सो ये क्या, ये स्टेटमेंट आपको सही लग रही है? अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसे नंबर 250 में क्या लिखा हुआ है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं उन लॉ एंड रेगुलेशन को लेकर जिसका डायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियल अमाउंट एंड डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड उसको कुछ स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं अदर लॉ एंड रेगुलेशन को लेकर। सो उसने कोशिश करी वो लिखने की, बट जिस तरीके से वो लिख रही है ना उसमें कोई सेंस नहीं बन रही है। बट फिर भी अगर आप देखोगे इंस्टीट्यूट ने इसको ठीक किया हुआ है, मतलब 1 नंबर इंस्टीट्यूट ने फिर भी इसको दिया है। ओके, इसके बाद वो आगे डिफाइन कर रही है कि जितने भी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर है जो ऑडिटर परफॉर्म कर सकता है वो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या है। मतलब वो कहना चाह रही है कि अदर लॉ एंड रेगुलेशन को लेकर व्हाट आर द वेरियस ऑडिट प्रोसीजर दैट कैन बी परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर। एंड जब उसने प्रोसीजर लिखनी शुरू करे ना, तो सबसे पहले उसने क्या लिखा, आप इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है, आप इंक्वायरी करते हो, बट आप इंक्वायरी करते हो, उसने लिखा इंक्वायरी किससे करोगे, मैनेजमेंट से करोगे, टीसीडब्ल्यूजी से करोगे, एक्सेप्टेबल है। जो अदर पर्सनल है आप उनसे करोगे, यहां तक ठीक था बस। बट उसके बाद उसने क्या लिखा, किस चीज को लेकर इंक्वायरी कर रहे हो, रिलेटिंग टू द एक्टिविटीज दैट आर रिलेटेड टू दिस। मतलब आप डिफाइन नहीं कर रहे हो कि इंक्वायरी जब आप कर रहे हो किन चीजों को लेकर आप इंक्वायरी कर रहे हो। उसके बाद सेम गोज विद दिस अदर पॉइंट ऑल्सो, जो उसने इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट लिखा है, ऑल्दो ये इंस्पेक्शन है, राइट। तो वो भी उससे जो लैंग्वेज इस तरीके की यूज करी वो लैंग्वेज आपकी सही नहीं है। मतलब सबसे बड़ा इशू इस आंसर के अंदर क्या है कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसको लिखनी कैसे है, किस फ्लो के अंदर चीजें लिखनी है, और पॉइंट्स आधे अधूरे लिख रही है। अब मैं यहाँ पे रुकना चाहूंगी आगे इसको दिखाने से पहले। तो यही आपका सबसे बड़ा इशू है बेटा, जब आप अपना आंसर लिखना शुरू करते हो ना, मेजोरिटी ऑफ बच्चे को जब वो क्वेश्चन पेपर देखता है वो कंसेप्ट आइडेंटिफाई कर लेता है, उसने चीजें लर्न भी करी होती है, उसको समझ में आ जाता है कि ऐसे नंबर 250 के मेरे को कौन से पॉइंट्स लिखने हैं। बट क्योंकि आपने इतना पैसिव रीडिंग किया होता है, पैसिव रीडिंग का मतलब होता है कि आपने
या तो चीजें बहुत जल्दी जल्दी में देखी हुई हैं, है ना, कि सिर्फ अपने क्या है कि कुछ तो डायरेक्ट लॉ एंड रेगुलेशन को लेकर उसको एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, आपको ये याद है, अदर लॉ एंड रेगुलेशन को लेकर प्रोसीजर मेरे को परफॉर्म करने हैं, ये मेरे को याद है, ठीक है, बट वो लिखना कैसे है, कितनी चीजें आप लिख पा रहे हो वो आपको नहीं पता है। एंड व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग दीज थिंग्स इन द एग्जाम्स, तो जो डॉट्स है ना वो आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो। इसी वजह से फिर आपके मन में जो भी आता है उन डॉट्स को कनेक्ट करने के लिए आप वही लिखते हुए चले जाते हो, और आपको लगता है कि नहीं मैंने क्वेश्चन तो सही से लिखा था, ऐसे नंबर 250 था, मैंने वो सारे पॉइंट भी लिखे थे, इंक्वायरी लिखा था, इंस्पेक्शन लिखा था, तो मेरे को तो आंसर का जो मेरा आंसर मैंने लिखा उसके मेरे को मार्क्स मिलने चाहिए। जब आप अपना आंसर खुद पढ़ते हो तो आपको रियलाइज होता है कि उसके अंदर कोई सेंस ही नहीं बन रही है। अच्छा, इसके बाद भी अगर आप नीचे देखोगे इसने फैक्ट गलत लिखा है, इसने कंक्लूजन गलत लिखा है, एंड एक और चीज, चलो ये तो इसने यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है वो सब कुछ ही गलत है तो इसके मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। यहाँ पे वो लास्ट में ना कुछ रिपोर्टिंग की रेफरेंस भी देना चाह रही है ऐसे नंबर 705 की, लेकिन जिस तरीके से वर्डिंग शुरू की गई वो वर्डिंग क्या थी, देन द ऑडिटर विल कंसिडर, मतलब आप कहानी सुना रहे हो वहां पे कि ऑडिटर पहले ये करेगा फिर ये करेगा एंड फिर ऑडिटर रिपोर्टिंग के ऊपर आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है हमें। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूं कि आपको थोड़ा सा स्लैंग तो ऑडिट का पकड़ना पड़ेगा। मैं ये तो मैं भी समझती हूँ कि एग्जैक्टली हम सेम लैंग्वेज तो कभी लिख ही नहीं सकते बुक की, बिकॉज वो पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी ह्यूमन बींग वो कर ही नहीं सकता, और ना ही आईसीआई आपसे उस लैंग्वेज की एग्जैक्ट 100% सेम लैंग्वेज की एक्सपेक्टेशन रखता है। बट आपको वो पॉइंट्स तो लिखने पड़ेंगे, वो लैंग्वेज, वो स्लैंग तो पकड़नी पड़ेगी ना जो ऑडिट की लैंग्वेज है। जैसे कि यहाँ पे सही वर्डिंग क्या हो सकती थी, इंस्टेड ऑफ राइटिंग जो आप ये लिख रहे हो आप लिख सकते थे ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कंसिडर द रिक्वायरमेंट ऑफ एसए नंबर 705, फिर आप 705 का नाम लिख देते, मॉडिफिकेशन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, फिर आप जिस रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हो खाली वो रिक्वायरमेंट आप लिखना शुरू कर देते। सबसे बड़ा इशू इसकी आंसर शीट में जो मेरे को लगा, जो आपकी आंसर शीट के अंदर भी होगा, अगर आपने मंगवाई आप इसको देखना, सजेस्टेड आंसर से आप इसको रिकंसाइल करके देखना, आपको ये रियलाइज होगा कि आप पॉइंट लिख रहे हो, आपको पॉइंट्स रिकॉल भी हो रहे हैं, बट आप उतना नहीं लिख रहे हो जितना आपको लिखना चाहिए। आप वैसे नहीं लिख रहे हो जैसे आपको लिखना चाहिए, आप आधे अधूरे पॉइंट्स लिख रहे हो, एंड क्योंकि आधे अधूरे पॉइंट्स में कोई सेंस ही नहीं बनती है तो सामने वाला बंदा जब आपका आंसर शीट चेक कर रहा है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हो, इसलिए आपको मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। अगर इस बच्चे ने जितने भी सही अपने आंसर आइडेंटिफाई करे हैं क्वेश्चंस, अगर वो आंसर सही से लिखे होते तो ये पास हो जाती, बट इसने कुछ तो डेफिनेटली इसने क्वेश्चन जब उसने पढ़ा वो कंसेप्ट ही गलत आइडेंटिफाई किया है तो आपको मार्क्स ही नहीं मिलने। बट जो आपने सही से आइडेंटिफाई कर भी लिया वो आप लिख ही नहीं पा रहे हो सही से, इसीलिए ना आप बार बार फेल हो रहे हो, इसीलिए आपको ना बार बार अटेम्प्ट देना पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरा अगर आप देखोगे, दूसरा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2B। सो बेसिकली क्वेश्चन नोक्लेयर का था। सो इसके ऊपर अपना जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था वो नोक्लेयर की एप्लीकेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था, किसी अनलिस्टेड कंपनी के अंदर वो काम कर रहा था। सो वहाँ पे अपने को बताना था कि वो अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर नोक्लेयर वगैरह की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती है, ऐसा कुछ तो क्वेश्चन था। प्लस नोक्लेयर में कुछ डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट्स है वो अपने को लिखने थे। तो यहाँ पे इससे गलती क्या हुई, इसको समझ में आ गया क्वेश्चन नोक्लेयर का है, ठीक है, बट इसको अब ये नहीं समझ में आ रहा कि सिचुएशन कौन सी क्वेश्चन के अंदर डिस्कस हो रही है। सो व्हाट शी इज राइटिंग, इन्होंने पॉइंट लिखे बेटा रिलेटिंग टू दी कि जो नोक्लेयर है ना, नोक्लेयर डील नहीं करता पर्सनल मिसकंडक्ट को, ऐसा कुछ। ये भी पॉइंट है, मैं मानती हूँ नोक्लेयर के अंदर ऐसा डिस्कशन है, बट ये क्वेश्चन उस डिस्कशन के ऊपर नहीं है। सो आपने जब क्वेश्चन पढ़ा तो बहुत सारी बातें उसके अंदर लिखी होंगी, बट अपने को ये भी तो समझना पड़ेगा कि उस क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट क्या है, वो सिचुएशन क्या है जो उस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस हो रही है। तो इस वजह से उसने सारे जितने भी पॉइंट लिखे पर्सनल मिसकंडक्ट वगैरह वाले पॉइंट लिख दिए एंड शी डिड नॉट गेट एनी मार्क्स फॉर दैट। इसके नीचे डॉक्यूमेंटेशन के भी उसने पॉइंट लिखना शुरू किया, तो यहाँ पे उसको मार्क्स मिल जाने थे क्योंकि वो तो डायरेक्ट पॉइंट थे कि हमें कुछ अगर हम ऐसे नंबर 250 का डॉक्यूमेंटेशन का कंपैरिजन करते हैं नोक्लेयर के डॉक्यूमेंटेशन से, सो वी हैव टू डू सर्टेन अदर डॉक्यूमेंटेशन एज वेल इन एडिशन टू व्हाट इज रिक्वायर्ड अंडर ऐसे नंबर 250, ठीक है। सो ये पॉइंट आपके मार्क्स मिल जाते हैं डायरेक्ट अगर अपने को डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट आते हैं तो, भले आपका ऊपर वाला गलत है उसके मार्क्स नहीं मिलते, है ना। बट यहाँ पे भी जिस तरीके से उसने लिखा है वो सेंस ही नहीं बन रही है। देखो उसने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट शोइंग कि अपने को ऐसा डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है जहां पे ये शो हो रहा है शोइंग दैट दे हैव रिस्पॉन्डेड टू दिस मैटर। ये गलत नहीं है पॉइंट, गलत पता है क्या है, दे वर्ड यूज किया हुआ है। अब आप बोलोगे इसमें क्या गलत है, दे मतलब कौन, हु दे। आप मॉड्यूल खोल के देखते हो डिफाइन किया गया है बेटा मैनेजमेंट TCWG, दे में तो कोई भी आ सकता है। तो ये इतनी छोटी छोटी गलतियां हैं, फिर भी आईसीआई ने 1 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। ये इतनी छोटी छोटी गलतियां जो आप एग्जाम के अंदर करते हो, ये गलतियां आप कह सकते हो, मुझे गलतियां नहीं लगती, मुझे रट्टा लगता है, या मैं कहूंगी ये पैसिव रीडिंग है जो आप जल्दी जल्दी आप करते हो।
जिसकी वजह से आपको आधी चीजें याद आती है, आधी चीजें नहीं याद आती हैं एग्जाम के अंदर, है ना। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं इस चीज का, मैंने इस बच्चे को भी बोला ये बात कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको ना अभी निकलना है गाड़ी से, है ना, और आपकी गाड़ी की स्पीड 120 100 है और आपके साइड पे कोई बोर्ड है बेटा, राइट, तो 120 100 की स्पीड पे आपने वो बोर्ड देखा और बड़ा बड़ा लिखा हुआ था उस बोर्ड के ऊपर, तो आपको बहुत कम चीजें होंगी जो आप रिकॉल कर पाओगे थोड़ी देर के बाद। बट अगर वही गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी कम है, 40 की स्पीड पे है, 30 की स्पीड के ऊपर है, तो आप आराम से उसको देखोगे और ज्यादा चीजें आप रिकॉल कर पाओगे, अच्छे से आप रिकॉल कर पाओगे। सेम इज विद योर सब्जेक्ट। तो अपने को जितना भी हम पढ़ रहे हैं फटाफट खत्म करना है, फटाफट खत्म करना है, फटाफट खत्म करना है, सिर्फ ये गोल नहीं होना चाहिए। हमारा ये भी मोटिव होना चाहिए कि जब मैं वो चीजें पढ़ रही हूं, क्या मैं उनको इतनी क्लैरिटी से पढ़ रही हूं कि अगर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया गया तो मैं इसका जवाब दे पाऊंगी। मेरे को पता है मुझे क्या लिखना है, इसको क्लैरिटी ही नहीं है कि मुझे लिखना क्या है, उसको कंसेप्ट समझ में आ रहा है, उसको पता है डॉक्यूमेंटेशन के 4 पॉइंट मैंने पढ़े थे, बट सब आधा अधूरा याद है, इसकी वजह से वो कुछ भी लिख रही है। अच्छा, इसके बाद अगर आप इसका आंसर शीट देखते हो ना, एक और सबसे बड़ा इशू, अगेन इसने कंप्लायंस ऑडिट में फिर से वही काम किया, आधे अधूरे पॉइंट इसको याद है। अगर इसको पॉइंट सही से याद होते, इसने सारे पॉइंट टच किए हैं बट पूरे पॉइंट नहीं लिखे, जिसकी वजह से इसको 2-3 नंबर मिले हैं, खाली 2 नंबर हार्डली, ठीक है। एंड इसके आंसर शीट के अंदर एक और सबसे बड़ा इशू क्या मेरे को लगा कि अपनी मर्जी से लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो। जैसे कि क्वेश्चन था अपने का ड्राफ्टिंग का, ऐसे नंबर 600 का वो क्वेश्चन था कि अगर कंपोनेंट का ऑडिट आपने नहीं किया, किसी और ऑडिटर ने किया है, सो वी हैव टू ऐड दिस डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैराग्राफ इन दी ऑडिट रिपोर्ट, है ना। तो फिर हम उसको डिफाइन करते कि कितना परसेंटेज ऑडिट हमने नहीं किया, दिस एंड दैट। सो यहाँ पे अगर आप इसके ओपिनियन सेक्शन की वर्डिंग देखोगे ना, मतलब ये मजाक है जिस तरीके से चीजें लिखी गई है। मैं इसलिए आपको इतनी हार्श वर्डिंग इस वजह से मैं आपके साथ यूज कर रही हूँ बिकॉज आपके मन में हमेशा ये बात रहती है कि मैं इतना ऑडिट पढ़ता हूँ, स्पेसिफिकली ये बात रहती है कि मैं इतना ऑडिट पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ बट मेरे नंबर नहीं आते। आप एक बार जेन्युइनली आप अपनी आंसर शीट बैठ के पढ़ना कि आपने क्या लिखा हुआ है और उसका आप रिकंसिलेशन करना। इसके आंसर शीट में एक और इशू क्या है, इसके आंसर शीट के अंदर एक और इशू है, ये है बेटा, ये गलत कंसेप्ट आइडेंटिफाई कर रही है। गलत कंसेप्ट आइडेंटिफाई कर रही है मतलब क्या, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहे हैं, ये कुछ और लिख रही है। जैसे कि एक एसक्यूसी 1 का क्वेश्चन था और एसक्यूसी 1 के उस क्वेश्चन के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि आप इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर हो, आप EQCR हो एंड आपकी डॉक्यूमेंटेशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो ये एसक्यूसी 1 में हम पढ़ते हैं, ऐसे नंबर 220 के अंदर भी हम पढ़ते हैं। ये 3 पॉइंट अपने को यहाँ पे लिखने थे, प्लस एक डिस्कशन वहां पे रोटेशन वाली थी जिसकी वजह से फेमिलियरिटी थ्रेट राइज हो रहा था। इसने गलत ही कुछ आइडेंटिफाई किया, रट्टा, कि EQCR क्या रिव्यू करता है वो पॉइंट से लिख कर आ रही है। अच्छा, अब ये पूरी आंसर शीट में डिस्कस कर सकती हूँ, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग इशू है, बट कुल मिलाकर अब मैं समराइज करना चाहूंगी जो सबसे बड़े 2 रीजन हैं जिसकी वजह से आपके मार्क्स कटते हैं और कटते ही रहेंगे, चाहे आप कितना भी पढ़ लो, कितनी भी आप क्लासेस कर लो। एक तो है बेटा, आप गलत कंसेप्ट अगर आइडेंटिफाई कर रहे हो तो। अब इसका सोल्यूशन क्या है, तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है तो अपने को पहले क्वेश्चन समझना पड़ता है और उस क्वेश्चन के अंदर क्या सिचुएशन डिस्कस हो रही है ये अपने को अंडरस्टैंड करनी पड़ती है। तो वो आप क्वेश्चन तभी समझ पाओगे अगर आपका कंसेप्ट्स के ऊपर होल्ड है, तो अगर आपको पता है जिस तरीके से आपने क्लासेस के अंदर पढ़ाई करी है तो, है ना। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि एसक्यूसी 1 के अंदर मैंने आपको सिचुएशन दी है कि आप एक लिस्टेड कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हो, ठीक है, एंड आप कॉन्टिन्यूसली 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, आप ही उसका एंगेजमेंट पार्टनर हो, है ना, 9 साल से आप ही उसका एंगेजमेंट पार्टनर हो, जो ऑडिट आप परफॉर्म कर रहे हो, आपकी सीए फर्म परफॉर्म कर रही है, सिर्फ एक ही बंदा उसका एंगेजमेंट पार्टनर है, तो ये इशू वहां पे लिख दिया गया। क्वेश्चन आपसे ऐसे बोल नहीं रहा है कि इधर इशू क्या है, आपको समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन के अंदर इशू क्या है। अगर आपने एसक्यूसी 1 पढ़ा है कि अच्छा इधर हमने कंसेप्ट पढ़ा हुआ था एसक्यूसी 1 के अंदर रोटेशन का, कि अगर एक एंगेजमेंट पार्टनर को फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम आप वहां पे रखते हो तो इसकी वजह से एक फेमिलियरिटी थ्रेट अराइज हो जाता है एंड अपने को वो फिर वो पॉइंट्स वहां पे लिखने थे। बट आपको ये सिचुएशन कभी आइडेंटिफाई ही नहीं होगी अगर आपने चीजों को कंसेप्चुअली नहीं पढ़ा है तो। ओके, दूसरा जो इशू है, आपको लिखना नहीं आता है, और लिखना नहीं आता है इसका सोल्यूशन क्या है, इसके 2 रीजन है लिखना नहीं आने के भी। एक तो रीजन है कि आपको आधा अधूरा ही याद है, तो अपने को जब चीजें आधी अधूरी याद होती हैं तो जितना मेरे को याद आता है उतना तो मैं लिख देती हूँ और जितना मेरे को याद नहीं आ रहा उतना मैं बना के लिख रही हूँ, जिसकी वजह से जो मैं लिख रही हूँ उसका कोई सेंस नहीं बन रहा। तो सबसे बड़ा सोल्यूशन इसका तो क्या है कि अपने को लर्निंग के ऊपर ध्यान देना है, और जैसे मैंने आपको अभी बोला कभी भी आप पैसिव रीडिंग मत करो, आप बहुत अटेंटिवली चीजों को लर्न करो। आप देखो कि अगर मैं एसक्यूसी 1 का कोई भी एलिमेंट पढ़ रहा हूं, कोई भी पॉइंट्स मैं लर्न कर रही हूं, उधर से क्वेश्चन क्या बनेंगे। मैं अपनी क्लासेस के अंदर बहुत कंटेंट कराती हूँ
और मैं बोलती हूँ कि देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, और एक बच्चे ने मेरे को बोला भी ये कि आप हर बार बोलते रहते हो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है क्वेश्चन, बिल्कुल आ सकता है, तभी तो मैं कह रही हूँ। बट मैं ये कह रही हूँ बेटा, जब उनसे मैंने बोला कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आप क्वेश्चन बैंक खोल लो साथ में कि इन पॉइंट से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, अपने को उतनी क्लैरिटी रखनी पड़ेगी। दूसरा इशू क्या है कि कई बच्चों को ना लर्न भी होती है चीजें, बट उनको ये नहीं समझ में आता कि यार मैं इसको लिखूं कैसे, आंसर शीट के ऊपर इसको कैसे लेकर आऊं। इसका भी बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। जब आप कोई भी स्टैंडर्ड पढ़ते हो ना, अगर आपको राइटिंग के अंदर दिक्कत है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप सारे क्वेश्चन अब लिख कर देखो, बट आप एक काम तो कर सकते हो। जितना भी आपने क्वेश्चन पढ़ा, मान लेते कि एक स्टैंडर्ड के अंदर वी हैव 10 क्वेश्चंस, राइट, एसक्यूसी 1 के अंदर 10-12 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपने लिख कर देख लिए, और जब आप उन क्वेश्चन का आंसर लिख कर देखोगे ना, आंसर मत देखना, मतलब आपने क्वेश्चन देखा, आंसर मत देखना आप उसका, और खाली आप उसका आंसर खुद लिख कर देखो। उससे क्या होगा कि आपको ये समझ में आएगा कि मैं कैसे लिख रहा हूं, और फिर आप उसका रिकंसिलिएशन करना कि बुक के अंदर कैसे लिखा हुआ है, क्या पॉइंट्स मैं मिस कर रहा हूं, किस तरीके से मेरा फ्लो होना चाहिए। और फ्लो भी बहुत सिंपल रहता है। जब भी स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आते हैं, आपको उसी सीक्वेंस के अंदर अपने आंसर का फ्लो रखना पड़ता है जिस सीक्वेंस के अंदर क्वेश्चन की सिचुएशन है। सो अगर क्वेश्चन ने पहले कुछ इंटीग्रिटी के ऊपर डिस्कशन किया है, तो फिर आप इंटीग्रिटी वाले पॉइंट, अगर वो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट में है तो वो पॉइंट आप पहले लिख दो, ठीक है। फिर उसके अंदर फेमिलियरिटी का कोई डिस्कशन आ रहा है तो फेमिलियरिटी वाला जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। आपको ना चीजें बहुत क्लैरिटी से आपको ऑडिट में चीजें लेकर जानी पड़ेंगी। अनफॉर्चुनेट यहाँ पे क्या है कि जब भी हम एएफएम पढ़ते हैं या जब भी हम एफआर पढ़ते हैं, सो वी फोकस वेरी मच ऑन कंसेप्ट्स। हमें पता होता है कि यार इसका ये पॉइंट आया है तो ये किधर से आया है, इसका ये आगे कहाँ पे जाएगा, हमें सब पता है उसका। बट व्हेन इट कम्स टू ऑडिट, हम क्या कहते हैं, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बता दो कि कौन कौन सी चीजें मुझे लर्न करनी है, एंड मैं वो लर्न कर लूंगा और बार बार मैं उसको लर्न करूंगा। अगर आप खाली सब्जेक्ट को लर्न भी कर लोगे ना, तो भी आपके मार्क्स नहीं आएंगे। अगर आपको लिखना नहीं आता है, अगर आपको ये पता नहीं है कि जो आपने लिखा है वो लिखना कहाँ पे है, किस आंसर के अंदर आपको ये लिखना है, फिर से वही डिस्कशन रहेगी हर बार। आपका रिजल्ट अगर आपको चेंज करना है, तो आपको इन चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा, चाहे आप इस चीज को एक्सेप्ट करो, चाहे आप इस चीज को एक्सेप्ट ना करो, ठीक है। सो बेटा, मैं सिर्फ यही कहूंगी, प्लीज फोकस ऑन 2 थिंग्स, कीप योर कंसेप्ट वेरी वेरी क्लियर, बी कीप योर लर्निंग इन सच अ वे कि आप सही चीजें रिकॉल कर पा रहे हो, पूरा पॉइंट आप रिकॉल कर पा रहे हो। पूरे पॉइंट से मेरा मतलब ये नहीं कि आप बड़ी बड़ी 2-2 3-3 लाइनें रिकॉल कर पा रहे हो, अरे जितना आप लिख रहे हो उसकी सेंस तो बने। तीसरा, फ्लो आपके आंसर के अंदर दिखाई दे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो और आप किस तरीके से उसका आंसर दे रहे हो। इतना ही चाहिए सिर्फ आपको ये सब्जेक्ट पास करने के लिए, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ कि आप इन सारी चीजों के ऊपर काम करोगे एंड अगली बार आपका स्कोर ऐसा नहीं होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे नाइट, जब भी जिस भी टाइम आप इस वीडियो को देखो। बाय बाय।